हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए हम लोग लेके आ चुके हैं एक और नया लेक्चर ऑफ स्पीड केमिस्ट्री क्रैश कोर्स, जो कि है नीट एस्पिरेंट्स के लिए। लेकिन ये जो टॉपिक आने वाला है ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हाँ, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ कन्फ्यूजन हमेशा रहता है, और उसी कन्फ्यूजन को आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, नाम है टॉपिक का सॉल्युबिलिटी। नाम तो सुना ही होगा। बाकी एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं, क्या क्या पढ़ चुके हैं। पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं। अगेन मैं बोल रहा हूं 4 घंटे निकालो और खत्म करो। ये ऑलमोस्ट 9 आवर्स में खत्म करा है। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1, दैट इज योर कोवेलेंट कंपाउंड्स की थ्योरी। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं इसके अंदर जो कि अपन ने कवर अप किए। पीरियोडिक टेबल में आपको पता है जैसे कि पिछले कुछ सालों में नीट में अराउंड 45 to 50 क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा चुके हैं। हर साल 2 क्वेश्चन के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नीट में पीरियोडिक टेबल से। केमिकल बॉन्डिंग से आप 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन मान लो, 3 से 4 क्वेश्चन फिर भी आप क्या कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो केमिकल बॉन्डिंग से। वो भी सिर्फ इस पार्ट से, इधर से भी एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्लेलिस्ट का, जाओ देखो, एंजॉय करो, और जितना टाइम अभी आपके पास बच रहा है ना उसको यूटिलाइज करो यार। ठीक है, मैं अभी आपको एक बात बताता हूं, अगर आपके पास 8 घंटे सोते हो तो आप उसको 6 घंटे में कन्वर्ट करो। अगर आप आधा घंटा बाहर घूमने जाते हो तो उसको 15 मिनट में कन्वर्ट करो। अगर आप 1 घंटा टीवी देखते हो तो उसको भी आप आधा घंटा करो। टाइम काटो और पढ़ाई के लिए टाइम निकालो। ठीक, ये बहुत क्रूशियल मोमेंट चल रहा है। नीट का एग्जाम ऑलमोस्ट अगस्त 1 को कहा गया है, जो कि अभी तक बताया भी नहीं गया कि चेंज होगा या नहीं होगा। और जितना मैं जानता हूं 1 अगस्त को हो जाएगा। सिचुएशंस कोविड की नॉर्मलाइज हो जाएगी उस समय तक। ठीक है, तो आप अपना एग्जाम 1 अगस्त के आसपास एक्सपेक्ट करो। बाकी पढ़ाई पे टाइम दो ज्यादा, ठीक है, वेस्ट ऑफ टाइम मत करो। यही लास्ट चीजें होती हैं जो आपको करनी होती है लास्ट मोमेंट पे। ओके, चलो ज्ञान हो गया आज का। अच्छा, इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं? इसमें पढ़ चुके हैं लैटिस एनर्जी और आयनिक बॉन्ड के बारे में, और फजान्स रूल एंड एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल। आज पढ़ने जा रहे हैं ये गोल्डन टॉपिक, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक, कंफ्यूजन बहुत होता है, बाकी मेरे बारे में जानते ही हो। ठीक, चल, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में बताता हूं आपको। आपने कोई आयनिक कंपाउंड लिया, लेट सपोज करो, ठीक है, या फिर कोई भी लिया, जरूरी नहीं है कोई आयनिक हो कोई कोवेलेंट हो। बेसिक सा फंडा है। यहां पर अगर आप कोई कंपाउंड डाल रहे हो, लेट सपोज करो कंपाउंड डाला, ठीक, तो कंपाउंड डालोगे तो सॉल्वेंट है एक चीज, तो बेसिकली क्या है ये, तो आपका सॉल्वेंट हो जाता है ना। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है नए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का बनना। बेसिकली सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होना। सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे अगर अपन बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की, अपन तो वैसे भी डील उसी में करेंगे। तो आयनिक कंपाउंड में हमें पता है 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। अच्छा, सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम जनरली किस में करते हैं? वाटर के अंदर। जो सॉल्युबिलिटी की बात की जाती है आयनिक कंपाउंड्स की, वाटर में करते हैं। इथेनॉल, बेंजीन में किसी में मत डालना, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की जो बात है वो वाटर के अंदर की जाती है। ओके, ठीक, तो ये A+B- हमें पता है इस फॉर्म में होते हैं। जाएंगे A+B- जाएंगे, अंदर गए और टूटे। कंडीशन समझते हैं, अंदर गए और टूटे, तो ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज। अंदर कौन प्रेजेंट है? अंदर है आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो इस तरीके से होता है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा? डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस। ये किसको अट्रैक्ट करेगा? ये इसको अट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके से बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स, जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूं, सिंपली A+ लो, है ना, यहां पर OH, 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 ये सब क्या करेंगे बेटा? इसको अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। ठीक, इस अट्रैक्शन को ही बोला जाता है हाइड्रेशन। समझ में आई बात? इस अट्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। ठीक है, वैसे तो सॉल्वेशन बोलते हैं, लेकिन पानी का केस है तो हाइड्रेशन, है ना, वाटर से रिलेटेड है तो हाइड्रेशन। अदरवाइज जनरल टर्म होता है इसका सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किसी आयन को घेर लेता है। सिंपल सी बात है ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किसी आयन को घेर लेता है। जैसे ये सेलिब्रिटी हो और इसको आके पीछे आसपास की पब्लिक ने घेर लिया।
ठीक है, तो चलो यहां पर हाइड्रेशन होता है और जो एनर्जी रिलीज होती है यहां पर, यार ऑब्वियसली एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रहा है, एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रहा है, तो एक एनर्जी भी रिलीज होगी, है ना, क्योंकि जब भी कोई नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, हमें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी यहां रिलीज होती है, जो एनर्जी यहां रिलीज होती है उसको बोला जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोला जाता है? हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक, तो इसको मैं बोलता हूं ये हमारा प्रॉफिट है। बिजनेस करने चले थे तो ये हमारा प्रॉफिट है। तो सर खर्चा कहां है? इन्वेस्टमेंट कहां है? इन्वेस्टमेंट है, आपको पता है ए प्लस बी माइनस के बीच में एग्जिस्ट करती है एक लैटिस एनर्जी। क्या करती है? लैटिस एनर्जी एग्जिस्ट करती है। ठीक, लैटिस एनर्जी मैं आपको बता चुका हूं आयनिक कंपाउंड में, स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ लैटिस इज फॉर्म्ड और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। या तो रिलीज होगी या देनी पड़ेगी। फिलहाल लैटिस बना हुआ है, इसको तोड़ना है और अगर तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्या? खर्चा। ये क्या हो गया हमारा? खर्चा। ठीक है, मैं उसको भी हिंदी में लिखता हूं, मजा आया। ये हो गया खर्चा, ये हो गया मुनाफा। ठीक, अब एक अच्छा बिजनेस करना है, अच्छा बिजनेस, ठीक है, अच्छा बिजनेस करना है। वैसे अच्छा बिजनेस होने में ना 2-3 साल लग जाते हैं। जनरली नो प्रॉफिट नो लॉस चलता है स्टार्टिंग में बिजनेस, लेकिन हम आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं, हम करते ही यही है ना। पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, तीनों सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट जितने भी है सब पढ़ लेते हैं और आइडियल कंडीशन लेके चलते हैं। तो आइडियल कंडीशन के हिसाब से बिजनेस सक्सेसफुल कब होगा? जब हमारा मुनाफा खर्चे से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और यही एकमात्र कंडीशन बन के आती है सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड की। ठीक है, बेसिकली बिजनेस क्या था? सॉल्युबिलिटी कब होगी बेटा? सॉल्युबिलिटी कब होगी बेटा? जब आपकी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो। ठीक, चल अब देखो, लैटिस एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ1 Q2 अपॉन R प्लस, इसको K नहीं लिखते, इसको अपन है ना दूसरी टर्म में लिखते हैं, मुझे कुछ समझाना है यहां से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आप लोग लिख देते हो। ठीक, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट वाली वैल्यू है, और साथ में लिखते हैं यहां पर एप्सिलॉन R इनटू, इधर लिख दो R प्लस R माइनस। इस पार्ट को सबको भूल जाओ अभी, ठीक है, इस पार्ट को सबको भूल जाओ, मुझे कुछ समझाना है। एप्सिलॉन R की वैल्यू होती है 1 फॉर एयर। 1 होती है किसके लिए? अरे ये 1 का 4 कैसे हो गया? 1 होती है किसके लिए? फॉर एयर। बेसिकली आपने लैटिस को बाहर रख रखा है, तो वहां पर जो एनर्जी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी, एप्सिलॉन R 1 हो जाता है। लेकिन पानी में जाते ही एप्सिलॉन R होता है वाटर के लिए 81 होता है किसके लिए? वाटर के लिए, जहां तक एग्जैक्ट, ठीक है, हो सकता है वैल्यू में कुछ गड़बड़, बट इतना होता है, मतलब 80s की लाइन में होता है, 80 होता है, 90 होता है, 81 होता है शायद, है ना, 81 होता है वाटर के लिए। अब आप खुद सोचो, जो लैटिस एनर्जी बाहर हवा में कुछ वैल्यू थी, ठीक है, अब जैसे ही पानी में जाएगी वो 81 टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका होता है? वाटर का ही होता है ना। बेसिकली वाटर के केस में आते ही सबसे ज्यादा, मतलब उसकी जो लैटिस एनर्जी 81 गुना कम हो गई, 81 टाइम्स कम हो गई। मतलब जो लैटिस बाहर हवा में तोड़ने के लिए मान लो 8100 किलो जूल पर मोल देनी पड़ रही थी, अब वही लैटिस को पानी में तोड़ने के लिए मुझे 81 से डिवाइड कर दो 100 गुना, 100 किलो जूल पर मोल। कितनी? 100 किलो जूल पर मोल हो गई। यार कितना बड़ा चेंज आ गया, है ना, कितना बड़ा चेंज आ गया। पानी चीज ही ऐसी है यार, है ना, पानी चीज ही ऐसी है, सब बदलाव अच्छे अच्छों को बदल देती है और अच्छे अच्छों को डुबा भी देती है। ठीक है, तो बहुत बड़ा चेंज आ गया। कितना? बहुत बड़ा चेंज आ गया। 81 टाइम्स वाटर क्या हो गया? कम हो गया, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लैटिस जो बना हुआ था वो क्या हो गया? कम। एनर्जी कम देनी पड़ रही है, एनर्जी कम देनी पड़ रही है। फिर भी ये कंडीशन फॉलो तो होगी, एनर्जी कम हो गई हो फिर भी ये कंडीशन क्या होगी? फॉलो होगी। तो देखो पानी में, मतलब अगर आप ऐसे सोचो तो NaCl का लैटिस ब्रेक करने के लिए काफी बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। लाइक आप सोचो
जो टेम्परेचर होता है जिसपे NaCl पिघलता है वो होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, घर में तो ला भी नहीं सकते इतना, है ना। और पानी में घुल जाता है, इतनी जल्दी घुल जाता है। क्यों घुल जाता है? इसकी वजह से और इसकी वजह से। ये मेन फैक्टर होता है जो उसकी लैटिस एनर्जी को एकदम से गिराता है, 81 टाइम से गिरा देता है और फिर ये कंडीशन आती है। समझ में आ गई बात? चल, सोलिबिलिटी एनालिसिस ऑन बेसिस ऑन हाइड्रेशन एंड लैटिस एनर्जी। देखो इन्होंने क्या चार्ज की बात नहीं करी। चार्ज क्यों? क्योंकि चार्ज दोनों में सेम ही होगा। अरे एक ही तो कंपाउंड डाल रहे हो यार, एक ही तो कंपाउंड डाल रहे हो पानी में, तो चार्ज तो बेसिकली सेम ही होगा ना। तो Q1 Q2 और Q1 Q2 यहां पर लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा? लैटिस एनर्जी भी होगी। ये मत भूलना, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन तो होगा, लेकिन उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी भी होगी। अब देखो दोनों के दोनों रेडियस से इस तरीके से इंडिपेंडेंट है। आप लोगों को पता है नीचे जाते हैं लैटिस एनर्जी भी कम होती है, नीचे जाते हैं हाइड्रेशन भी कम होती है। या फिर बोल सकते हो जैसे जैसे साइज बढ़ता है हाइड्रेशन भी कम होती है, लैटिस भी कम होती है। लेकिन दोनों में ट्रेंड देखो, यहां लिखा 1/r प्लस r माइनस, अगले में लिखा है 1/r प्लस r माइनस प्लस 1/r माइनस। दोनों में फर्क है। अब ये दोनों का जो फर्क है ना, इससे अपन सॉल्युबिलिटी कंपेयर करते हैं। चलो केस पहला आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे है ना, आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं। तो केस जो फर्स्ट आता है व्हेन एनायन साइज इज ग्रेटर देन कैटायन साइज। देखो दो केस होंगे, इक्वल वाला तो नहीं मानोगे ना कि बराबर हो जाए, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता। जनरली छोटा बड़े का फर्क चलता है। मान लो एनायन का साइज ज्यादा है किससे बेटा? कैटायन के साइज से। ठीक है सर, मान लिया, आपकी बात बिल्कुल मान ली। तो देखो चार्ज तो कांस्टेंट हो गया, लैटिस एनर्जी था 1/r प्लस 1/r माइनस। एनायन का साइज ज्यादा है कैटायन से एनायन का साइज ज्यादा है कैटायन से। बहुत बड़ी वैल्यू में बहुत छोटी सी वैल्यू ऐड करने पर कुछ फर्क पड़ेगा। 1 में 0.0000001 अगर मैं ऐड कर दूं, मैं तो ज्यादा चला गया, 0.001 भी ऐड कर दो, 0.001 भी ऐड कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसके सामने इसको क्या कर दूंगा? नेग्लेक्ट कर दूंगा और लैटिस एनर्जी बन के आएगी 1/r माइनस। समझ में आ गया? चल हाइड्रेशन एनर्जी में देखो, हाइड्रेशन एनर्जी जो थी, अरे He 1/r प्लस 1/r माइनस 1/, बहुत बड़ी वैल्यू, 1/, बहुत बड़ी वैल्यू बेटा। ये भी क्या हो जाएगी? टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? नेग्लिजिबल। 1/, बहुत बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेग्लिजिबल। तो यहां हाइड्रेशन एनर्जी आ जाएगी फाइनली R प्लस के। ये बन गया किस? ये बन गया किस? अब सोचो, मान लो मैं ग्रुप 1 के किसी सॉल्ट की बात करने चल दिया, है ना, ग्रुप 1 के किसी सॉल्ट की मैं बात करने चल दिया, ग्रुप 1 के सॉल्ट की मैं बात करने चला, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, ये तो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। एनायन में चेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन कैटायन चेंज होगा। अब हमें पता है डाउन द ग्रुप जाएंगे बेटा, डाउन द ग्रुप जाएंगे सॉरी, डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन, मैं एनायन को फिक्स करके चल रहा हूं भाई, ध्यान रखना। साइज ऑफ कैटायन क्या होगा? साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा। साइज ऑफ कैटायन अगर बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो तुम खुद देख पा रहे हो लैटिस एनर्जी तो कांस्टेंट हो गई, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी नीचे जाने पर क्या हो रही है? कम हो रही है। जबकि कंडीशन क्या थी? देखो कंडीशन क्या थी सॉल्युबिलिटी की एक बार, जबकि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? लैटिस एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। तो समझो नीचे जा रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ध्यान रखना एनायन फिक्स कर रखा है मैंने वहां पर। जनरली यही होता है, सॉल्ट कंपेयर करते हैं ना तो एनायन को फिक्स करके करते हैं, ठीक है। सल्फेट्स कंपेयर कर रहे हो तो एनायन को फिक्स करोगे, ऐसा नहीं कि एनायन को चेंज करते हो, समझ गए? फिक्स करके चलते हैं चलो, तो एक केस तो ये हो गया।
और जनरली देखा भी यही जाता है, जनरली यही देखा जाता है। क्या देखा जाता है सर? कि एनायन का साइज ज्यादा होता है कैटायन के साइज से। ओके, केस 2, तो केस 2 आपको पता है केस 2 क्या होगा? केस 2 होगा कैटायन बड़ा हो जाए किससे? एनायन से। कैटायन क्या हो जाए? एनायन से बड़ा हो जाए। तो वापस से लिखते हैं, देखो अब लैटिस एनर्जी लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R प्लस R माइनस। बताओ किसको निगलेक्ट कर दूं? इसको निगलेक्ट कर दूं, हटाओ, ये आ जाएगा 1/R प्लस। अब R प्लस बड़ा हो गया ना, तो उसके सामने छोटी वैल्यू कौन है? R माइनस। हाइड्रेशन एनर्जी में बताओ 1/R प्लस 1/R माइनस, 1/R प्लस 1/R माइनस। इस पूरे को निगलेक्ट करो, ये आ जाएगा 1/R माइनस 1/R माइनस। और बोलेंगे डाउन द ग्रुप, अगेन डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, साइज ऑफ कैटायन बढ़ रहा है, साइज ऑफ कैटायन बढ़ रहा है, साइज ऑफ कैटायन बढ़ रहा है। तो लैटिस एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन अपन इसको कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली ट्रीट कर सकते हैं। ये क्या ही है, इसको ढंग से बनाओ ना, ठीक। लैटिस एनर्जी कम होगी, लैटिस एनर्जी कम होगी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है, तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी किससे? लैटिस से, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। समझ में आ गया? ये केस जनरल नहीं है, ये केस बिल्कुल भी जनरल नहीं होता है। ओके, तो अपन देखते हैं, अपन क्या देखते हैं? इन जनरल क्या बोल सकते हैं भाई? इन जनरल कुछ पॉइंट से लिखते हैं, ऐसे बिंदु बना लेता है। जनरली, जनरली साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन, इसको ऐसा मत लिखो, पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो, इज ग्रेटर देन साइज ऑफ कैटायन, therefore solubility generally decreases down decreases, एक सेकेंड, decreases down the group। तो इन जनरल हमें याद रखना है कि नीचे जाने पर जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम होती है। इन जनरल हमें याद रखना है कि नीचे जाने पर जो सॉल्युबिलिटी होती है बेटा वो क्या होती है? कम होती जाती है। ठीक है सर, आपकी बात समझ गई। लेकिन कुछ है एक्सेप्शन, इसी पॉइंट के हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन किसके? सबसे पहले देखो फर्स्ट ए के या फिर फर्स्ट ग्रुप के, दैट इज योर एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स के केस में अगर ये वाला एनायन आता है, अगर एल्कली मेटल्स के केस में ये वाला एनायन आता है तो भैया इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? नीचे जाने पर बढ़ेगी। तो तुम्हें याद क्या रखना है? नीचे जाने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है, लेकिन अगर यहां पर ये वाला एनायन आता है, कौन सा वाला एनायन? F माइनस, O2 माइनस, OH माइनस, CO3 2 माइनस, HCO3 माइनस, SO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस। ठीक, क्लियर है? और सेकेंड ए में अगर ये वाला एनायन आएगा, कौन सा वाला? तीन तो कॉमन है, C2O4 2 माइनस। ठीक है, C2O4 2 माइनस, ऑक्जेलेट। कौन सा? ऑक्जेलेट। तो इनके केस में क्या होगा बेटा? इनके केस में सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप होनी तो चाहिए थी डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप तो होनी चाहिए थी डिक्रीज, लेकिन उल्टा कर दिया मैंने, डिक्रीज बोलते बोलते बढ़ जाती है। ठीक, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आप इनको कैसे ट्रीट कर सकते हो? आप इन्हें बड़ा एनायन वाला केस ले लो, जो सेकंड केस मैंने बताया था ना आपको,
वो वाला केस आप इसको कंसिडर कर लो तो आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक, याद रखना है पहले के 3 कॉमन है ना, पहले के 3 कॉमन। ठीक, इसकी मैंने कोई ट्रिक भी बनाई थी, मतलब फिर भी है ना बाइकार्बोनेट, फिर भी साले और साली को देखकर, मेरी ट्रिक थी इस तरीके की, कुछ ट्रिक थी मैंने ऐसे ही बनाई थी। ठीक है चलो कोई ना, तुम लोग याद रख लेना। याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, इन तीनों को एक साथ रखो, इन तीनों को एक साथ रखो। देखो ऑक्साइड आएगा तो हाइड्रोक्साइड ऑटोमेटिकली आता है, ध्यान रखना। अगर ऑक्साइड आएगा तो हाइड्रोक्साइड भी ऑटोमेटिकली आ जाता है, ऑक्साइड आएगा तो हाइड्रोक्साइड भी ऑटोमेटिकली आएगा। बाकी के 4 क्या अलग है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फेट, यहां पर है ऑक्सिलेट। ध्यान रखना 7 ऊपर है, ऊपर टोटल कितने 7, नीचे टोटल है 4, 3 इनमें दोनों में कॉमन है, F- OH- O2- दोनों में कॉमन है, बाकी चेंज इस तरीके, कुछ इस तरीके की ट्रिक बनाई थी। या फिर भी साली को देखकर, ऐसा कुछ था, साला और साली को देखकर। ठीक है, साला ये हो जाता है, साली हो जाता है, और पर आ जाता है ये, और ऐसा कुछ था। ठीक है, तुम समझ जाओ यार, याद कर लेना। ठीक है, बट इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट यही है, इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है। डाउन द ग्रुप जाओगे आज के बाद तो ध्यान रखना सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, लेकिन फर्स्ट डे और सेकंड डे में ये आ जाएगा तो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, चलो बढ़ते आगे। अब देखो यहां पर कुछ लिखा हुआ है, फॉर कॉमन एनायन बेरिलियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल अमंग सेकंड ए सॉल्ट्स। देखो क्या कहना चाह रहे हैं भैया, तो उनका मतलब अपन समझते हैं। भैया का कहना है कि कॉमन एनायन होने पर, क्या कॉमन एनायन जनरली कॉमन ही होता है, कॉमन एनायन होने पर बेरिलियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, सबसे ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा है। बेरिलियम के ऊपर +2 का चार्ज, साइज भी छोटा है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, बहुत बहुत ज्यादा है, जिसके चलते उसके मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स क्या हो जाते हैं, आगे आ जाते हैं। अब समझो, जैसे कि मैं बात करता हूं इसकी, ये ले लेते हैं अपन सेकंड ए का, तो जनरल ट्रेंड के हिसाब से आना चाहिए था क्या बेटा, जनरल ट्रेंड के हिसाब से आना चाहिए था BaF2 है ना, फिर उसके बाद SrF2, फिर आना चाहिए था CaF2, फिर आना चाहिए था MgF2 और सबसे लास्ट में आना चाहिए था BeF2। लेकिन भैया के खुजली थी, इनकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा थी और ये आ जाते हैं सबसे आगे, ये यहां पर नहीं होते हैं। देखो ऊपर से नीचे आने पर जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो बेरिलियम तो उसमें सबसे ज्यादा सॉल्युबल ही होगा। नॉर्मल सी सोच देखो, इनको हटा दो, सल्फेट ले लो, मान लो मैं सल्फेट का केस लेता हूं, जैसे सपोज करो सल्फेट, तो BeSO4 अपने आप में सबसे ज्यादा सॉल्युबल है। क्यों सर, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, तो BeSO4 आ गया, फिर MgSO4 आ जाएगा, फिर CaSO4 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका SrSO4 और फिर लास्ट आ जाएगा आपका बेरियम सल्फेट, जो कि ऑलमोस्ट शायद इनसॉल्युबल ही होता है ना, भारत सरकार ये तो इनसॉल्युबल ही होता है। ठीक है, तो यहां तो कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं। नीचे जाने पर तो अगर सॉल्युबिलिटी कम हो रही है तो बेरिलियम तो वैसे भी सॉल्युबल होगा, लेकिन केस कौन से वाले याद रखने, ये वाले केस कौन से वाले याद रखने, ये वाले। अब देखो ये हो गया, फिर उसके बाद आप इसी तरीके से ऑक्जिलेट का लिख दो, ऑक्जिलेट का लिखोगे तो आ जाएगा MgC2O4। ठीक है, डायरेक्ट दोनों पे दो -2 है ना, सिंपल, CaC2O4, फिर SrC2O4, फिर BaC2O4 और फिर आ जाएगा BeC2O4। लेकिन देखो थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी में जोर आता है चीजों को लेके, ये तो यहां तक तो सही थी। अगर आप हाइड्रोक्साइड रख दोगे ना, अगर आप हाइड्रोक्साइड रख दोगे ना तो ये भैया सबसे पीछे चले जाएंगे, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड सबसे पीछे, फिर आ जाएगा आपका कौन, फिर आ जाएगा आपका MgOH होल ट्वाइस, फिर आ जाएगा CaOH होल ट्वाइस, फिर आ जाएगा आपका क्या था, SrOH होल ट्वाइस, फिर आ जाएगा आपका BaOH होल ट्वाइस। तो इसको याद रखने का तरीका देखो, एक तो क्या है, ये सब सॉल्ट थे,
ये सॉल्ट बनाएगा, ये सॉल्ट बना लेगा, ठीक है। या फिर आप इसकी बात करो, सॉल्ट है, सॉल्ट 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 है, लेकिन ये क्या है, बेस है, ठीक है, बेस है। हमें पता है डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है। हमें पता है डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है। तो नीचे जा रहे हो, नीचे जा रहे हो तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और बेसिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगी तो OH माइनस जितनी जल्दी जो दे देगा वही सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। OH माइनस जो जितनी ज्यादा जल्दी देगा वो सॉल्यूबल हो जाएगा। तो यहां ध्यान रखना है कि ये बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से सोच सकते हो, सिंपल सा कंसेप्ट है, याद रखने का तरीका बता रहा हूं कि बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से याद रखना है। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये होता है किसका किस्सा, ये होता है बेरिलियम के सॉल्ट्स का। तो यहां पर वो स्क्रीन पर यही लिखे आने वाले हैं, तो मैंने पहले ही लिख दिया, देखो अगर आप देख पा रहे हो, BeF2 सबसे आगे, फिर BeC2O4 और फिर BeOH सबसे पीछे हो गया, जो कि मैंने नीचे लिख रखा है ऑलरेडी। क्लियर है? चलो अब एल्कली मेटल क्लोराइड्स की अगर मैं बात करता हूं तो देखो एल्कली मेटल क्लोराइड्स में हम LiCl की बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। देखो इस तरीके का आपका ऑर्डर आता है कुछ, मतलब इसमें आपको ध्यान रखना है, ये ऑर्डर है आपके पास कुछ LiCl, फिर CHCl, RbCl, NaCl और KCl। थोड़ा सा आपको ये ऑर्डर क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इन जनरल अपन क्या बोल देते हैं, इन जनरल बोलते हैं कि डाउन द ग्रुप जा रहे थे तो सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए थी, डिक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हो गया। तो इस वाले ऑर्डर को आपको याद रखना है, LiCl, CHCl, RbCl, NaCl और KCl, इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कोई ट्रिक भी नहीं है, ठीक। फालतू का एक्सेप्शन अपन मतलब रीजन देते हैं, ये बढ़ जाती है वो घट जाती है, इससे बढ़िया याद रख लो क्योंकि याद तो करनी पड़ेगी। चलो बात करते हैं हैवी मेटल हैलाइड्स की, हैवी मेटल हैलाइड्स की। हैवी मेटल हैलाइड्स बोले तो बेटा, हैवी मेटल बोले तो बेटा Ag+ हो गया, लेड 2+ हो गया, Hg2 हो गया और Hg2+ हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, हैवी मेटल्स के साथ हम लोग फजान्स रूल को रिलेट करते हैं, इनकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, इनकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, हाई होती है। पोलराइजिंग पावर क्या होती है, हाई होती है। पोलराइजिंग पावर हाई होती है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। और हमें पता है अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो भाई पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या होती है, कम। ऐसा क्यों सर बेटा, लाइक डिसॉल्व लाइक। कोवेलेंट कंपाउंड जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट में अच्छे सॉल्युबल होते हैं, जबकि आपके आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में ज्यादा अच्छे से सॉल्युबल होते हैं, ठीक। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का कंसेप्ट लगाएंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे एग्जांपल AgF, AgCl, AgBr और इनका तो कलर भी याद रखना होता है AgI, ठीक। यहां से यहां जा रहे हो, साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा है, यहां से यहां जा रहे हो, साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा है, साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा है तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है। मैंने बताया था पोलराइजेबिलिटी, सॉरी स्पेलिंग चेंज, पोलराइजेबिलिटी मतलब पोलराइज होने की एबिलिटी बढ़ रही है। पोलराइज होने की एबिलिटी अगर बढ़ रही है, पोलराइज होने की एबिलिटी बढ़ रही है तो बेसिकली कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। कम क्यों हो रही है, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। लाइक डिसॉल्व लाइक का कंसेप्ट लगा देना चुपचाप से। कोवेलेंट कंपाउंड ज्यादा अच्छे से सॉल्युबल होते हैं एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जबकि हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O। तो सॉल्युबिलिटी आ जाएगी इधर, ये एक तो ये हो गया है ना, ये तो नॉर्मल है। थोड़ा सा एक लेड का केस है जिसको मैं बता रहा हूं, लेड के केस में आ जाता है आपके पास सारा का सारा झोल झाल, और इसका लॉजिक देने से अच्छा है मैं बोलूंगा याद कर लो, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है, ठीक। क्योंकि क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, इसको याद रखना ज्यादा आसान है, ठीक। ऑब्वियसली KSP वैल्यूज जो होती है सॉल्युबिलिटी की, उनसे देखा जाता है, तो इसलिए कह रहा हूं डेटा बेस्ड है, याद रख लो। रीजन वही है कि लैटिस एनर्जी कम होना ज्यादा होना वो सब कुछ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसके, सॉल्युबिलिटी के, ठीक। तो यहां होता है सॉल्युबिलिटी खत्म, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट चलाया। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। आज हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स पढ़ी, जितनी आपकी जरूरत थी उतना मैं बता चुका हूं। पॉइंट्स है, याद रख लेना, खत्म हो जाएगा इससे, ठीक।
बाकी लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही साथ में आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन है, ब्रह्मोस 3.0 लॉन्च हो चुका है, तो जाओ और उस कोर्स को देखो, उसके बारे में जानो क्या क्या है। ऑब्वियसली एक वीडियो आया भी था कोर्स लॉन्चिंग का, जो मेन चैनल ई सरल जेई वाले चैनल पर अवेलेबल है, जाओ और देखो। और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।